चलिए तो देखते हैं भाई, हम लोगों को जैसा कि मालूम चला कि जो क्या नाम है प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं इवनिंग शिफ्ट के, उसमें जो इवनिंग शिफ्ट था बच्चों का, उसके पेपर बहुत कम करवाए गए हैं यूट्यूब में। तो यूट्यूब में कहीं पर भी देख लिया गया, लेकिन इस पेपर को बहुत कम डिस्कस किया गया। तो हम लोग आज इसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के पेपर को। और ये क्या नाम है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों को, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को, और जितने 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे उन सभी को फायदा पहुंचाने वाला होगा। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग एक दो या तीन चार वीडियो में खत्म कर लेंगे। बारी बारी से करेंगे हम लोग 10 क्वेश्चन एक वीडियो में, और इस तरीके से खत्म कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं क्या, मासा। ठीक है, महत्तम समापवर्तन, तो मासा बोलते हैं। तो मासा जो है वो 26 और 169 का दे रखा है 13, मतलब 30, और एलसीएम आपको पूछ रखा है। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो एचसीएफ होता है उसको अगर मैं एलसीएम से इंटू कर दूं तो वो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, इसी का तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं आप। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ जो है वो आपको दे रखा है 30, ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है। और एक नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 169, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम और ये जो मल्टीप्लाई है ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 26 169 और अपॉन में 30 मतलब 30 पूरा 26, 13 में 26। अब दो को आप इससे इंटू कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए क्या, 338 आंसर आ जाना चाहिए, 338 2 9 जा 18, 1 कैरी लिया, 2 6 जा 12 और 1 3, 1 कैरी लिया 2 1 जा 2 और 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट हैज 3। तो भाई निम्नलिखित में से कौन से समीकरण है जिनका मूल का योग जो है वो कितना है, 3 है। मूल क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो होती है वो मूल होती है, ठीक है। मूल होता है, शून्यांक भी बोलते हैं, एक्स की वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जो जिसके ऊपर 2 लगा हुआ है, जो द्विघात समीकरण होती है उसके 2 मूल होते हैं। जो त्रिघात समीकरण होता है क्यूबिकल इक्वेशन, उसके 3 मूल होते हैं। और जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके 1 मूल होते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री होगी किसी इक्वेशन की, उतनी ही ज़्यादा एक्स की वैल्यू होती है और उतने ही ज़्यादा उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पर 2 मूल हैं और दोनों को जब जोड़ दिया गया, एक्स के मान लीजिए 2 मान आए हैं और दोनों मानों को जब जोड़ दिया गया है तो आया है 3, ऐसा इन्होंने बोला है। तो 2 मान जब हम लोग मूलों को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई बी, जो योग होता है हमारा मूलों का योगफल, मूलों का योग या शून्यांकों का योग भी बोलते हैं इसको। बोलोगे आप सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज जो होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो देखिए भाई माइनस बी अपॉन में ए का मतलब ये होता है, देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक, जिससे एक्स स्क्वायर की गुणा हो रही है। तो एक्स स्क्वायर की जिससे गुणा होती है वो कहलाता है क्या, 2, और मतलब कि ए कहलाता है ये, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ए है और ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये बी है और ये वाला जो पोर्शन है ये सी है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ये जो आगे लिखा हुआ है -1, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसी तरीके से ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए की वैल्यू आपको इधर 1 नजर आ जाएगी, क्योंकि किसी के आगे जब कुछ नहीं लगा होता तो 1 लगा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पे 7 आ जाएगी। लेकिन आपको कुछ बोल रखा है कि उन वो वाली समीकरण को बताओ जिनमें योगफल कितना हो, बताओ 3 हो। तो आप देखिए पहले वाले को जांचेंगे तो माइनस की जगह देखो माइनस लगा दो, और बी की वैल्यू देखो इधर कितनी लिखी हुई है, -3, तो इधर -3 लिख दो, और नीचे ए लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो इधर 2 लिख दो। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 3, प्लस का 3 और बटे में 2, तो कितना आ गया बताओ योगफल, 3/2। लेकिन आंसर तो कितना आना है, 2, 3 आना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद इसको चेक कर लो। तो भाई देखो इस वाले को, अगर ये तो फर्स्ट वाले को चेक किया हमने, ए वाले को, बी वाले को अगर हम लोग चेक करें तो माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लगाएंगे, और ए की वैल्यू कितनी बताओ, -1, तो ये देखो -1, तो माइनस से माइनस कट गया, और 3/1 को आप 3 लिख सकते हो। तो इससे देखो योगफल कितना आया, 3 आया। इसका मतलब यही इसका सही आंसर है, क्योंकि योगफल कितना आ रखा है बताओ, 3 आ रखा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 20 आएंगे आपके ऑप्शंस वाले, 1-1 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और ये वाला पर्टिकुलर पेपर इसलिए चुना गया है क्योंकि देखा गया था कि जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारी कोचिंग सेंटर में भी ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो उस समय पर वो लोग इसको कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन एक वीडियो में करके 3-4 वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है इन एन ए पी इफ ए इज इक्वल टू -10, एन इज इक्वल टू 6 एंड ए एन इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ डी इज। तो
तो भाई हिंदी में क्या लिखना है इसको तो देख लीजिए, इंग्लिश में भी बात एक ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का चलता नहीं है, लिखना कुछ नहीं होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसको तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होती है। तो इसमें बोल रखा है समांतर श्रेणी। देखिए एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है -10, तो ए क्या होता है हमारा प्रथम पद हिंदी में बोले तो, और एन जो होता है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 6, और जो आखिरी नंबर है वो है क्या 10, और आपको निकालना है डी की वैल्यू, मतलब सार्व अंतर बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं शार्व अंतर। तो आपको शार्व अंतर निकालना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 0, 4, 0, 4, सी की वैल्यू है -4 और डी की वैल्यू है हमारी 10/3। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो भाई ए एन की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस 1d इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, तो 10 आ गया ना, ए एन की वैल्यू ये हो गई। तो ए की जगह क्या लिख रखा है बताओ, तो ए की जगह लिख रखा है -10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है देखो 6, तो 6 लिख दिया -1, और डी की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो भाई ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 6 में से 1 गया तो 5, और ये देखिए 10 है, और जब ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो गया बताओ, 20 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और ये जो 5 है ये डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों के बीच में डिवाइड होती है ना, तो 5 4 जा 20। तो भाई आंसर आ गया आपका क्या 4, तो 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं आगे की कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर बढ़ें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और जो अभी कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिख रखा है एक एपी है जो कि बोल रखा है 10, 6, 2 और इस तरीके से चल रही है। बोल रखा है इसमें पहले 16 पदों का योग निकालना है। ठीक है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो भाई पहले 16 पदों का योगफल आपको निकालना है। तो भाई ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो ए की वैल्यू होती है हमारी जो पहला होता है प्रथम पद जो होता है वही ए होता है। डी बोले तो सार्व अंतर, वो क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस में A1, तो A2 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू 10 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 4। ठीक है, लेकिन माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ -4, और एन आपको दे रखा है कितना निकालना है बताओ, तो एन की वैल्यू 16। जितने टर्म्स होते हैं वो एन की वैल्यू होती है। तो ए पता है, और आपको डी भी पता है, और एन भी पता है, और आपको क्या निकालना है, तो एस एन निकालना है ना, सम निकालना है। सम का मतलब एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a n - 1d, जहाँ पर एन की वैल्यू कितनी लिख देंगे बताओ 16। तो यहाँ पर भी एन की जगह क्या लिख देंगे 16/2, 16/2, 2 की जगह 2 रहेगा, और ए की वैल्यू हो जाएगी 10, एन की वैल्यू 16 - 1, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, देखिए 2 8 जा 16, तो 8 आ गया, 2 10 जा 20, और 16 में से 1 गया 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से। ठीक है, तो ये हो गया क्या 8, ये हो गया 20, और देखिए माइनस प्लस माइनस, और 15 4 जा 60। ठीक है, अब देखिए 8 की जगह 8 हो गया, और 60 में से 20 गया तो आएगा 40, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की साइन क्या है बड़ा है। ठीक है ना, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 8 चौक 32 होता है, 8 4 जा 32, और 0 का 0, लेकिन माइनस का, तो इसका सम कितना निकल जाएगा 320। इसके ऑप्शंस भी थे, हाँ, तो ऑप्शन जो ए था ना वही था -320, जो ऑप्शन बी था वो था 320, ऑप्शन सी जो था वो था 352 लेकिन माइनस का, और ऑप्शन डी जो था वो था क्या -40। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर ठीक से हमारा टेम्परामेंट हो एग्जाम के समय पर तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। बोलता है बिंदु है कोई 5वें क्वेश्चन में, बिंदु P 6 और 8। ठीक है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी निकालें। मूल बिंदु ऐसे भी लिख सकते हो, बिंदु से दूरी। तो भाई मूल बिंदु क्या होता है, जैसे अच्छा इसके ऑप्शन दे रखे हैं। मूल बिंदु मतलब आपको ओरिजिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट है कोई ये, और कोई मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु क्या होता है बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है 8 यूनिट, बी ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इकाई लिख लेंगे, 8 इकाई, 8 इकाई, यूनिट का मतलब इकाई, और बी की वैल्यू है 2√2 इकाई, मतलब यूनिट, 2√2 यूनिट। सी जो है हमारा वो लिख रखा है 10 इकाई, मतलब 10 यूनिट, और जो हमारा यूनिट्स। ठीक है, और जो हमारा डी होगा वो हमको बोल रखा है कितना 6 इकाई, मतलब 6 यूनिट, 6 यूनिट। आइए करते हैं इसको ठीक से, देखिए समझने वाली बात है। तो अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे करके ये हम लोग क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं 0 0, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0, और इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु।
तो ये मूल बिंदु है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। तो जो मूल बिंदु है ना, इससे आपको कोई एक पॉइंट है -6 और 8, तो -6 कहाँ पे हो सकता है बताइए? एक्स में ये माइनस होता है कि ये माइनस होता है? तो भाई ये वाला माइनस होता है, तो -6 यहाँ पर होगा और 8 मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो कहीं पे यहाँ पर एक पॉइंट है -6 और 8, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप लोग, ठीक है। तो एक है आपका 0 0 और एक है आपका ये, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? तो आपको हमने बता रखा है कि भाई x² x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पर x1 इसको मान लो या x1 इसको, किसी को भी मान सकते हो आप। ये मान लीजिए x1 और y1 है और ये मान लो x2 और y2 है। तो x1 में से x2 घटा दोगे, मतलब कि भाई 0 में से 6 घटा दोगे, तो 0 में से -6 हमने माइनस कर दिया। देखिए 0 माइनस फिर -6, x2 की वैल्यू 0 और माइनस की जगह माइनस, और x1 की वैल्यू -6 और इधर कर दिया क्या स्क्वायर, प्लस लगा दिया। y2 की वैल्यू देखो 0 है, y2 की वैल्यू, ठीक है ना, तो सॉरी y2 की वैल्यू 8 है और यहाँ पर भी हमारी x2 की वैल्यू जो है वो है -6 और फिर माइनस किया गया 0, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर y2 की वैल्यू है क्या 8 और y1 की वैल्यू है 0 और इसका कर दिया स्क्वायर। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, है ना, लेकिन ठीक रहता है क्योंकि 0 0 तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई और चीज़ होता, कोई और संख्या होती तो फर्क पड़ जाता। इसलिए हमको अगर आप इसको y2 मान रहे हो तो इसी को आपको x2 भी मानना पड़ेगा, और इसको x1 मान रहे हो तो इसको ही y2 भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, -6, और -6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो 8 होता है, 8 में से 0 जाएगा 8 ही बचेगा, और 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है। और इस तरीके से जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो d हो गया 100। अब 100 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 10 × में 10 लिख सकते हो, इन दोनों का जोड़ा बना करके हम लोग बाहर लगा सकते हैं, और d की वैल्यू हो जाएगी 10 इकाई, तो मतलब 10 यूनिट। तो 10 यूनिट जो हो जाएगी वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, और उसके बाद अगली वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। मैं काम करूँगा, ये 10th क्लास प्री बोर्ड इस नाम से ना मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और आप जो है आप उसी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ इसके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोलता है कि भाई ABC इन ट्रायंगल ABC कोई त्रिभुज है जिसमें बोलता है इफ DE पैरेलल है किसके? BC के, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए भाई, ये हमारा मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ठीक। अब ABC ट्रायंगल में हमको बोल रखा है ये एक पॉइंट है D और ये एक पॉइंट है E, और बोलता है कि जो DE है ना वो BC के समांतर है, DE जो है वो BC के समांतर है। अच्छा, जब ये दोनों समांतर होते हैं तो ये बात याद रखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लो और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बताओ? समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर के साथ जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे। AD की वैल्यू दे रखी है x + 3 और DB की वैल्यू दे रखी है 3x + में 19, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 3x + में 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है x सेंटीमीटर। तो इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसमें क्या करना है कि भाई जो समरूप ट्रायंगल होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है ना वो बराबर होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो जैसे कि छोटी वाली जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें जो ये वाली साइड है AD, और बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें जो ये वाली साइड है AB, ठीक है, वो हमेशा बराबर रहेगा छोटी वाली ट्रायंगल के साइड AE और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AC के अनुपात में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ 1 को माइनस कर दे रहा हूँ, 1 से इनको माइनस कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। देखिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग AB को हटा दें, AB को हटा दें और AB की जगह पे DB लेके आ जाए, ठीक है। या तो हम इसको और भी तरीके से, अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि भाई AB को ऊपर लिख देते हैं, AD को नीचे लिख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो अनुपात हम लोग छोटे से बड़े का निकाला है, तो ये बड़े से छोटे का भी निकाल सकते हो आप। AB को ऊपर रख दीजिए और AD को नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही इधर भी कीजिए कि भाई AC को ऊपर लिख दीजिए और AE को नीचे लिख दीजिए। याद रखिए जो आप इधर करेंगे वो इधर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ जो है वो 1 माइनस कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बताओ? 1 माइनस कर दे रहा हूँ। देखिए दोनों तरफ मैंने 1 माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ देखिए ध्यान से। तो भाई देखो AB की जगह तो AB रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, और AD को 1 से इंटू करोगे ना तो AD ही आएगा, और 1 से इंटू क्यों करेंगे तो भाई देखो इसके नीचे 1 लगा लो आप, और इन दोनों का एलसीएम ले लो तो नीचे AD आएगा, और फिर इधर AB की जगह AB आएगा, AD को आप AD से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 से इंटू करोगे AB आएगा। लेकिन अगर आपने इधर माइनस लिख दिया और फिर इधर आपने 1 लिख दिया, तो 1 लिखने के बाद मान लीजिए इधर 1 लिख दिया, फिर इंटू का साइन लगाते हैं, एलसीएम ऐसे ही तो करते हैं भाई, फ्रैक्शन के जोड़ ऐसे ही तो करते हैं, जोड़ घटा, तो 1 लगा करके इंटू लगाएंगे, फिर 1 को जब AD से इंटू करेंगे तो AD ही आएगा, और वही AD इधर लिखा जाएगा। तो 1 से इंटू करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये AD हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरीके से ये भी हो जाएगा AC माइनस AE,
ये वाला इधर चला जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। और ए ही हो गया। अब देखिए ए बी में से ए डी माइनस हो गया, ए बी पूरा है उसमें से ए डी माइनस हो गया, तो बचा क्या, डी बी बच गया। क्या बच गया बताओ, डी बी बच गया, और ए डी नीचे है ही है। इसी प्रकार से इधर ए सी में से ए ई जब घटा दिया तो हमारा सी ई बच गया, और इधर क्या बच गया बताओ, ए ई बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, डी बी की वैल्यू कितनी बताइए, तो डी बी की वैल्यू 3x प्लस में 19, और ए डी की वैल्यू कितनी बताइए, तो x प्लस में 3। यहाँ पर ए सी ई की वैल्यू कितनी है, तो 3x प्लस में 4, और ए ई की वैल्यू कितनी है, तो x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, तो इसको इंटू कर दो इससे और इसको इंटू कर दो इससे। तो भाई जब इसको इससे इंटू करोगे तो x लिख दोगे बाहर और ये पूरा लिख दोगे इधर, ठीक है। और इसको इससे करोगे तो x प्लस में 3 और 3x प्लस में 4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3x और x कितने 2 है, तो x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 19x। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है, फिर हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 4x आ जाता है, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x आ जाएगा, और फिर हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाइंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अब देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कर दिया, ये आ गया कितना 19x, और देखिए ये 4x और 9x कितना हो जाएगा 13x, और ये हो गया कितना 12। तो ये वाला इधर चला जाता है तो 19 माइनस में 13x, और ये हो जाएगा क्या 12। तो 19 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में 6, तो 6 2 जा 12। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, तो x की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, देखिए तो ऑप्शन दिया हुआ था हमारा 4, 1, सी है 3 और डी है हमारा ऑप्शन 2, तो 2 ऑप्शन इसका ठीक था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, आज 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और बाद बाकी हम लोग आगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो रियल क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ले करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो देखते हैं इधर, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई है। तो भाई मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ, पहले ही बार बार भूल जाता हूँ मैं। तो ऑप्शन है 4 मीटर, और बी है आपका 14 मीटर, सी है आपका 28 मीटर, और डी है आपका ऑप्शन 42 मीटर। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो भाई हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने ही वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा कोई इतना चक्कर होता नहीं है, दोनों में समझ में पूरा आता है। देखिए ध्यान से, तो भाई लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर। देखिए मान लीजिए ये एक खंबा है, और ये जो खंबा है ना, ये 6 मीटर का लंबा है, और इसकी छाया बन रही है। इसकी क्या बन रही है बताओ, इसकी छाया बन रही है। तो छाया इसकी जो बन रही है वो कितने मीटर की बताओ, 4 मीटर की छाया है। और जिस समय पर ये हो रहा था उसी समय पर एक मीनार थी लंबी सी। अब क्या है कि वो जो मीनार है ना लंबी सी, इसकी जो छाया की लंबाई बनी वो 28 बनी। कितनी बनी बताओ, 28 मीटर। तो बोल रखा है कि जो मीनार है, इसकी अगर छाया की ऊंचाई कितनी है, लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो ये जो मीनार है ये कितना ऊंचा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं, ये दोनों समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, क्योंकि ये दोनों उसी समय पर बना हुआ है। देखो एक ही समय पर बना हुआ है, तो अगर एक ही समय है तो सूरज जो एंगल बनाता है दोनों खंभों में, अब चाहे मीनार हो चाहे स्तंभ हो या कुछ भी हो, उस पर एंगल सेम टू सेम बनता है। इसका मतलब ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम होगा, बिल्कुल एक बराबर होगा। और ये दोनों तो 90 है ही है, तो ये दोनों भी सेम होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम होगा। तो जब ये तीनों एंगल सेम हो जाए तो हमको पता है कि ए सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। और अगर समरूप होता है तो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। जैसे कि भाई ये जो 6 है और अगर ये जो h है, इन दोनों का अगर मैं अनुपात लिख दूँ कि भाई 6 को ऊपर लिख दूँ या h को नीचे लिख दूँ, और इन दोनों छाया को लिख दूँ कि भैया 4 को ऊपर लिख दूँ और 48 को नीचे लिख दूँ, तो बिल्कुल ठीक रहेगा ये।
समझ में आ गया? तो भाई इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, ये h जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 28, 6 को 7 से इंटू करोगे और h को 1 से इंटू करोगे तो h को 1 से इंटू करोगे तो h ही आएगा, और 6 को 7 से इंटू करोगे तो 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 42। तो h की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। तो भाई 42 मीटर का होगा, या हाँ मीटर का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 42 मीटर का वो मीनार होगी जिसकी छाया 28 पे लग रही है। या आप इस तरीके से भी कर सकते थे, देखिए आप जब करते हैं तो आप इसमें भी अंदाजा लगा सकते थे। अंदाजा क्या, पूरा अच्छी तरीके से बता सकते थे कि भाई देखिए ये जो लंबाई है ये खंबे की है और ये छाया की है, तो छाया कितने गुना ज़्यादा बढ़ गया? तो छाया 4 से 28 हो गया, मतलब 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो भाई लंबाई भी 7 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई, क्योंकि सेम टाइम है, तो सेम टाइम पे सब कुछ बराबर होता है। तो आप देखेंगे 4 7 28, तो 6 7 42। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होता है हमेशा। तो आप इसको इस माध्यम से भी बहुत आसानी से और बहुत चुटकियों में कर सकते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी होगी इसकी, तो आपको इसमें एक या बोले तो 15 से 20 सेकंड का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ कुछ हल्की फुल्की टेक्निकल जो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हूं तो POA बराबर है। तो POA किसके बराबर है ये हमको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका 110 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 70 डिग्री। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त, तो भैया सबसे पहले वृत्त बना लो भाई, बना लिया वृत्त। इस वृत्त में केंद्र है O। ठीक है, वृत्त थोड़ा ठीक से बना लो। ठीक है, केंद्र है O, मान लीजिए ये O केंद्र है। बोलता है कि एक बाहर एक ना बिंदु है, इसका नाम है P, और PA, ठीक है, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, और ये PB, तो ये A है और ये B है। तो ये दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई है। देखो PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, मतलब इन ये दोनों जो एक दूसरे से झुकी हुई है वो 70 डिग्री पे झुकी हुई है। अब आपको निकालना है POA की वैल्यू। देखो POA मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये पूरा ट्रायंगल बन गया, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, और जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये टोटल कितने का होता है बताइए? तो टोटल 360 का होता है, जिसमें से 190 ये हो जाता है, 90 ये हो जाता है, तो 180 तो चलेगा, 180 तो चलेगा भाई, 90 ये रहा, 90 ये रहा, ये तो बिल्कुल